हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे एक अच्छा सा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसमें एक साइंटिस्ट की कहानी की कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बचपन से ही तरक्की पाना शुरू कर दिया था और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन, है ना। अब क्या होता है, इसमें किस साइंटिस्ट की बात की हुई है? इनमें बात की हुई है रिचर्ड एच एब्राइट की। और क्या होता है, ये अपने रूममेट के साथ ना वर्ल्ड की बहुत सारी गुत्थियां सुलझा देते हैं, मिस्ट्री सुलझाते हैं, और वो भी इतनी कम उम्र में, वो भी 22 साल की उम्र में। और वो ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। और ये जो इनकी थ्योरी थी ना, वो किसी एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में, ठीक है। और ये जो मैगजीन थी वो जनरली ऐसे छोटे मोटे आर्टिकल्स नहीं छापती, और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट का काम जो है इस मैगजीन के अंदर छापा गया था। और एब्राइट के लिए बहुत सारी अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट थी जिसकी और ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया था बाद बाद में। और सबसे पहले उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, जागरूकता थी साइंस को लेकर, वो बटरफ्लाई से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ था, एब्राइट जो है ना वो पेनिसिल्वेनिया में ग्रू हुए थे, और वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे, ठीक है। एंड ही कुड नॉट हैव डन मच देयर, और उन्होंने उस जगह पर ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि उस जगह पर बहुत ज़्यादा कम लोग रहते थे। सिर्फ वो एक चीज़ करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करते रहते थे, क्योंकि उनके वहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं थे जो उनके साथ फुटबॉल या फिर बेसबॉल खेल सकते थे। तो ही फेल्ट वेरी अलोन एट दैट टाइम, बट वो उस टाइम में कुछ ना कुछ कलेक्ट कर लिया करते थे, जैसे कि बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल, कॉइन्स वगैरह। क्योंकि जब वो किंडरगार्टन में थे तब वो ये काम स्टार्ट करते थे कलेक्टिंग का। और कभी कभी वो स्टार्स को भी देखते रहते थे, घूरते रहते थे, और पूरी पूरी रात जो है वो एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ते रहते थे, क्योंकि उनका एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट बन गया था। वो टेलीस्कोप से भी इन तारों वगैरह को देखा करते थे। एब्राइट जो है उन्हें नई नई चीजें याद करने का बहुत शौक था, और उनका बहुत ज्यादा शातिर और तेज दिमाग था। उनकी मदर जो है हमेशा उनको एनकरेज करती थी कि बेटा तुम याद करो, नई नई चीजें याद करो। वो उन्हें लर्निंग ट्रिप्स पर लेके जाती थी, उनके लिए टेलीस्कोप भी खरीदा, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी खरीदे, जिसकी वजह से एब्राइट जो है वो नई नई चीजें सीखने लग गए थे। और हिज मदर वॉज दी ओनली फ्रेंड, और उसकी मम्मी ही उसकी एक अकेली फ्रेंड थी जब तक वो स्कूल नहीं जाने लग गया था, ठीक है। जैसे ही वो स्कूल जाने लग गया तो उसकी मम्मी जो है उसके फ्रेंड्स को घर पे बुला लिया करती, ताकि एब्राइट और उनके दोस्तों की काफी अच्छी दोस्ती बन जाए, है ना। ही एंड हिज मदर यूज टू स्टे टुगेदर एट नाइट, और रात को दोनों माँ बेटा एकदम साथ साथ रहते थे, और काफी नई नई चीजें वो सीखा करते। एब्राइट का निक नेम था रीची, जो कि उनकी मदर ने उनका रखा था। और उनकी मदर ही उनके लिए एक पूरी लाइफ सिस्टम थी, एक सपोर्ट सिस्टम थी। उनकी मदर उनको बहुत सपोर्ट करा करती हर चीज़ में। जब से रीची के फादर की डेथ हुई है, जब रीची थर्ड ग्रेड में थे ना, थर्ड क्लास में, तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो उनकी मदर और रीची एंड उनकी मदर जो है काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर गहरा बॉन्ड आ गया था, और वो साथ साथ रहते थे, है ना। और वो सारी की सारी इवनिंग्स जो है ऑलमोस्ट साथ ही बिताते थे, ठीक है। ही इफ ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि एब्राइट के पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं था, तो उसकी मदर उसको कुछ ना कुछ काम करती रहती थी जिससे वो कुछ ना कुछ सीख ले, है ना। सो ही यूज्ड टू लाइक द लर्निंग वर्क, जो भी उनकी मम्मी उनको काम दिया करती कि बेटा ये याद कर ले, तो हमेशा वो याद कर लिया करते थे, और नई नई चीजें जो है सीखते रहते थे। वो बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे, अपनी क्लास में बहुत अच्छे से स्कोर करते थे, और वो अपने डेली टास्क को निपटाने में भी काफी अच्छे रहते थे। इस टाइम पर जब वो सेकेंड क्लास में हुए तो उन्होंने बटरफ्लाइज की 25 स्पीशीज जो है वो कलेक्ट कर ली थी, जो कि उनके आसपास के नेबरहुड में पाई जाती थी। जब उन्होंने वो 25 स्पीशीज कलेक्ट कर ली थी बटरफ्लाइज की, तब उन्होंने सोचा कि अब शायद मैं कलेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन फिर उसके बाद उनकी मदर ने उनको एक बुक, चिल्ड्रंस बुक दे दी, जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क एक्स जो है वो एक बटरफ्लाई का नाम है, और इस बुक में ये बताया हुआ है कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो सेंट्रल अमेरिका से माइग्रेट करती हैं। और उसके बाद ये एब्राइट के लिए, जैसे ही वो बुक उनके हाथ में आई ना, ये एब्राइट की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हुआ करता था, जिसकी वजह से उनको साइंस में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी आ गई थी। साइंस में वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गए थे साइंस के प्रति, ठीक है, उस बुक के आने से। अब क्या हुआ था, एट द एंड ऑफ चिल्ड्रन बुक, वो जो चिल्ड्रन बुक थी जो उनकी मम्मी ने उनको दी थी, तो उसमें रीडर्स को इनवाइट, जो भी उस बुक को रीड करता है उनको इनवाइट किया जाता है कि अगर तुम्हें बटरफ्लाइज की माइग्रेशन के बारे में पढ़ाई करनी है तो तुम इनवाइटेड हो, तुम आ के पढ़ सकते हो इनके बारे में, है ना।
और क्या होता था, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यूहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन कनाडा। तो क्या होता था कि जैसे बच्चों ने कहीं से भी बटरफ्लाइज कलेक्ट की है, और उस बुक के लास्ट में एक पेज हुआ करता जिसके ऊपर वो बटरफ्लाइज जो वो टैग करनी होती थी, चिपकानी वगैरह होती थी, और वो डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को भेजनी होती थी, है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद वहां से रीडर्स को इनवाइट किया जाता था कि अगर तुम्हारा कुछ सिलेक्ट होता है तो बटरफ्लाई माइग्रेशन के ऊपर तुम पढ़ाई कर सकते हो। तो रीची की मदर ने डॉक्टर को लिखा था कि ऐसे ऐसे बात है। फिर क्या होता है, वो he was attaching adhesive tags to the wings of butterfly. The person who had finally who would find a butterfly with a tag were asked to send the tag to डॉक्टर उर्क्यूहार्ट। तो वही बात है, जैसे ही बटरफ्लाइज वगैरह आपने कलेक्ट कर ली, उसके ऊपर चिपका दी उस लास्ट पेज के ऊपर, फिर डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को भेज दी कुछ लिख के। तो एब्राइट की मदर ने भी यही किया था, डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को भेज दी थी, ठीक है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, अब जो बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का सीजन था वो सिर्फ 6 हफ्तों तक चलता था। तो एब्राइट को ये समझ में आ गया था। देन एब्राइट अंडरस्टूड दैट इफ ही कीप ऑन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, एब्राइट समझ चुके थे कि अगर वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते जाएंगे एक के बाद एक तो बहुत सारी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, उन्होंने देखा कि जो उनके घर का बेसमेंट है ना, उस बेसमेंट में वो कुछ बटरफ्लाइज का झुंड रखेंगे, और उन्होंने क्या किया, एक फीमेल बटरफ्लाई को कैच कर लिया, उसके जो एग्स थे वो लिए, और अपने बेसमेंट में उन एग्स को बड़ा वो रेज करने लग गए। प्रॉपर जो लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाइज को रेज करने का, तो वो करने लग गए। एंड देन ही यूज्ड टू टैग द विशेस ऑफ बटरफ्लाई एंड लेट देम गो। उसके बाद वो बटरफ्लाइज को टैग करते थे उनके विंग्स पर, और उसके बाद उन्हें उड़ जाने देते थे, ठीक है। देयर वर 1000 ऑफ मोनार्क, वो बहुत सारे मोनार्क थे उनके बेसमेंट में हो गए थे, काफी सारी बटरफ्लाइज थी, वो अलग अलग लाइफ स्टेजेस में उग रहे थे काफी सालों तक। एंड सून ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। के बाद वो काफी ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं रहा था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में और उनको टैग करने में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लो और टायरिंग प्रोसेस था कि कब वो कैटरपिलर बनेगा, कब वो बाहर निकलेगी बटरफ्लाई, तो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस था। इट डिड नॉट गेट मच रिस्पॉन्स, और उससे उनकी लाइफ पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं पड़ रहा था। सो ही सेड दैट आउट ऑफ मेनी बटरफ्लाइज दैट ही टैग्ड ओनली 2 कुड बी रिकैप्चर्ड बाय पीपल। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे रीची कोई भी बटरफ्लाई करते हैं, मतलब उसको बड़ी बड़ी करते हैं, तो उसके बाद वो उनके विंग पे कुछ टैग लगा देते हैं कि ये मैंने रेस करी है, मैंने इसके साथ ये किया है, मैंने उसको पाला पोसा है, और वो फिर उसको उड़ा देते हैं। फिर वो जिसको भी बटरफ्लाई मिलती है उस टैग के थ्रू, तो उसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से वो करते थे। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं थक गया हूँ बटरफ्लाइज को टैग कर करके उन्हें उगा मतलब उन्हें बड़ा कर करके, क्योंकि वो काफी ज्यादा टायर्ड प्रोसेस है ना। एंड उसके बाद वो क्या होते थे कि जैसे उन्होंने जितनी सारी बटरफ्लाइज को टैग किया है ना, उसके बाद सिर्फ 2 लोगों ने उन बटरफ्लाइज को रिकैप्चर किया था, और वो 2 लोग भी 45 माइल्स अवे रहते थे जहाँ पे रीची रहता था, काफी दूर का हिस्सा था, ठीक है। सो जैसे ही रीची 7th क्लास में आए तो उन्हें पता चला कि रियल साइंस क्या है, क्योंकि वो एक कंट्री साइंस फेयर में हार गए थे, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग थी, क्योंकि बाकी बच्चों ने कुछ ना कुछ जीता था, लेकिन सिर्फ उन्होंने ही नहीं जीता। उन्होंने क्या किया था, फ्रॉग के जो टिश्यूज होते हैं वो सिर्फ स्लाइड पे रख के दिखा दिए थे माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन उन्होंने देखा कि बाकी जिन्होंने भी प्राइज जीता है वो एक्चुअल में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, कुछ लाइव करके दिखा रहे हैं, मेरी तरह सिर्फ डिस्प्ले नहीं कर रहे। तो इसके लिए उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाते हैं कि अगले साल तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, इस तरीके से, है ना। सो नाउ ही डिसाइडेड दैट ही वुड बी मेकिंग अ रियल प्रोजेक्ट। वो डिसाइड करता है कि अब वो एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे अगले साल के साइंस फेयर के लिए। ही थॉट रियलाइज दैट मैक्सिमम नॉलेज, वो रियलाइज करते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है वो इंसेक्ट्स के बारे में है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को आइडियाज़ के बारे में एक लेटर लिखते हैं कि मुझे कुछ आइडियाज़ बता दीजिए। तो डॉक्टर उर्क्यूहार्ट ने भी बहुत सारे आइडियाज़ जो वो भेज दिए होते हैं अगले साल के कंट्री साइंस फेयर के लिए, और उन्होंने देखा था कि ही रिमेन्ड बिजी विद ऑल दोज आइडियाज। और उसके बाद वो जो भी डॉक्टर उर्क्यूहार्ट ने भेजे थे वो सारे आइडियाज, तो उनके साथ बिजी रहते थे, एब्राइट के साथ बिजी रहते थे उन आइडियाज के साथ, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, और बहुत सारे प्राइजेस उन्होंने जीत लिए थे। 8th क्लास में उन्होंने सोचा कि एक वायरल डिसीज फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मोनार्की जो कैटरपिलर्स है ना,
उनकी डेथ हो जाया करती उस डिसीज़ की वजह से, ठीक है? तो एब्राइट ने सोचा क्यों ना मैं इस डिसीज़ के ऊपर देखूँ कि क्या पता बीटल्स की वजह से ये डिसीज़ जो है मोनार्क कैटरपिलर्स में आती हो, है ना? सो एब्राइट थॉट दैट डिसीज़ वाज़ बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू बीटल्स की वजह से वो जो डिसीज़ है वो फैल रही है मोनार्क कैटरपिलर्स में। ही स्टार्टेड रेज़िंग कैटरपिलर्स इन प्रेजेंस ऑफ बीटल। तो उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज़ के जो मोनार्क बटरफ्लाइज़ के कैटरपिलर्स हैं, वो एक साइड रख दिए और उनके पास में ही बीटल्स रख दिए। तो उनको उन दोनों को बड़ा करने लग गए वो, ताकि ये पता चल जाए कि क्या सच में बीटल से वो बीमारी फैल रही है उनके अंदर। देयर वाज नो यूज, बट व्हेन ही शोड दैट ही ट्राइड सच एन एक्सपेरिमेंट। वैसे तो इस चीज़ का कोई काम नहीं था, बट जब उन्होंने दिखाया कंट्री साइंस फेयर में कि मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की है, ही वॉन्ट समथिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट, और इसके बाद उन्होंने कुछ जीत लिया था उस चीज़ के लिए, ठीक है? फॉर द नेक्स्ट ईयर ही ट्राइड, अब उन्होंने वो कॉम्पिटिशन जीत लिया। अब वो नेक्स्ट ईयर में जब कंट्री साइंस फेयर लगा, तब उन्होंने देखा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है ना, वो एक स्पीशीज है, वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी कर रही है। अब ऐसा क्यों था वो देखो, यहाँ पर थ्योरी बताई हुई है। तो ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी, उन्होंने एक थ्योरी दी इस चीज को लेके कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, क्योंकि मोनार्क जो है वो बर्ड्स को टेस्टी नहीं लगती है ना, और बर्ड्स जो है वो सिर्फ वाइसरॉयज को खाना पसंद करती हैं। तो वाइसरॉयज अगर मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह लगेंगी तो बर्ड्स उन्हें खाएंगी ही नहीं, क्योंकि बर्ड्स को तो चकमा लग जाएगा कि अरे ये तो मोनार्क है, टेस्टी नहीं है, हम नहीं खाएंगे इसको, और वाइसरॉयज की जान बच जाएगी इस तरीके से, ठीक है? सो ही वांटेड टू शो, अब वो ये चीज जो है अपने प्रोजेक्ट में दिखाना चाहते थे कि बर्ड जो है वो मोनार्क को खाती है या नहीं खाती है ना। सो ही फाउंड दैट स्टर्लिंग बर्ड वुड प्रेफर ईटिंग अ मोनार्क। उन्होंने देखा कि एक बर्ड जो है वो मोनार्क को खाना पसंद करेगी। लेटर रिसर्च ने ये दिखाया कि वॉइसरॉयज जो है मोनार्क को कॉपी कर रही है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें एक फर्स्ट डिवीजन मिला जूलॉजी डिपार्टमेंट में, एक प्राइज उन्हें मिला, और उसके बाद वो थर्ड आए कंट्री साइंस फेयर की पोजीशन में, है ना। तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी डॉक्टर मतलब एब्राइट के लिए। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, जब उनके हाई स्कूल का सेकेंड ईयर हुआ, तो रिचर्ड ने रिसर्च कहाँ से स्टार्ट की, उन्होंने एक इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी, और साथ ही साथ उन्होंने थोड़ी बहुत ये भी गुत्थी निकाल ली कि कैसे हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो कैसे लाइफ में काम करते हैं। उन्होंने इस इंसेक्ट हार्मोन की वजह से इस सेल्स की भी गुत्थी निकाल ली थी, ठीक है? और दिस क्वेश्चन फ्रॉम वेयर द रिसर्च स्टार्टेड वाज सो सिंपल, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा। जो मोनार्क प्यूपा होता है ना, मोनार्क एक बटरफ्लाई होती है, उनका जो प्यूपा होता है उसके ऊपर ये 12 कलर के गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उन्हें लाइफ की एक ऐसी थ्योरी का आंसर मिल गया जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। और वो थ्योरी कौन सी थी? द लाइफ ऑफ द सेल्स, द थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ द सेल्स, इस तरीके से। सो बहुत सारे लोग कहते थे कि वो जो स्पॉट्स हैं मोनार्क प्यूपा पे, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो थोड़ी बढ़िया सी दिखे, बटरफ्लाई डेकोरेटिव लगे, लेकिन डॉक्टर उर्क्यूहार्ट इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और बाकी जो बहुत अच्छे अच्छे साइंस स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसकी वजह से ये पता चला कि ये स्पॉट्स क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर एक हार्मोन बनता है, इन स्पॉट्स के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसकी वजह से प्यूपा के अंदर जो बटरफ्लाई बनती है, उस बटरफ्लाई की जो डेवलपमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है, वो इस हार्मोन की वजह से होती है। तो इसलिए 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा पे, कुछ डेकोरेटिव वाला फंडा नहीं था इसमें। विद दिस एब्राइट वॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर, और इस वजह से एब्राइट को फर्स्ट प्राइज मिला कंट्री साइंस फेयर में, और फाइनल एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। अब वो और बड़े फेयर में आ गए थे, ठीक है। देयर हिज प्रोजेक्ट वॉन थर्ड प्राइज। अब उसके बाद उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट्स दिखाए और वहां पर उनके प्रोजेक्ट को थर्ड प्राइज मिला। He also got chance to work at entomology laboratory, इसमें उन्हें काम करने का चांस मिला, ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम था। फिर उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू करा अपना काम मोनार्क प्यूपा से ही हाई जूनियर स्कूल तक, और उसके बाद उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी, है ना। इस प्राइज को जीतने के बाद उनको चांस मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी में काम करे समर्स के दौरान। तो वो काफ़ी ज़्यादा जीते जा रहे थे अपने रिसर्च वर्क से,
काफ़ी सारे फेयर्स में, और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने का मौका भी मिलता गया। देन ड्यूरिंग हिज सीनियर ईयर, जब वो लास्ट ईयर में थे अपने, उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। तो उन्होंने क्या किया, एक मोनार्क बटरफ्लाई का विंग है, पंख है, उसके ऊपर से उन्होंने सेल्स ले लिए और उन सेल्स को उगाना या फिर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उन सेल्स जब वो ग्रो कर रहे थे, उसमें ये पता चला कि सेल्स जो अपने आप डिवाइड करते रहते हैं, मतलब 1 से 2 बन गए, 2 से 3 बन गए, और डेवलप करते रहते हैं एक, और उन सेल्स के थ्रू एक नॉर्मल बटरफ्लाई बनती चली जाती है जिसके पंख होते हैं, है ना। और उसके बाद ये पता चलता है कि उस हार्मोन की वजह से, जो उस गोल्ड स्पॉट्स में हार्मोन है, उसकी वजह से वो सेल्स जो है डिवाइड करते रहते हैं और नई बटरफ्लाई जो है बनती जाती है एक प्यूपा के अंदर, इस तरीके से। इस रिसर्च से उनको फर्स्ट प्राइज मिलता है इंटरनेशनल फेयर में, और उन्होंने अपनी समर्स जो है ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में लगा दी सब्जेक्ट में। और कहाँ पे था, आर्मी इंस्टीट्यूट एंड द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद। देन ही वर्कड सम मोर ऑन द हार्मोन। उसके बाद उन्होंने हार्मोन के ऊपर और ज़्यादा काम किया, जो कि गोल्ड स्पॉट से निकल रहे थे अपनी समर्स हॉलीडे के दौरान। तो उन्होंने देखा कि हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये मान लो ये हार्मोन है, इस हार्मोन के अंदर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप का, है ना। और ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी एक डिवाइस के थ्रू। और 1-1.5 साल बाद क्या हुआ, एब्राइट को एक आइडिया मिल गया कि कैसे एक सेल की लाइफ जनरेट होती है, कैसे सेल्स जो है काम करते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये आइडिया उनके पास कब आया, जब उन्होंने इस केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटोज देखे ना, कि केमिकल स्ट्रक्चर दिख कैसे रहा है, ये हार्मोन एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो उसकी वजह से उनको ये आइडिया मिला था। और लेकिन उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को ज़्यादा वो एक्साइटेड नहीं हुए थे कि उन्हें क्या चीज़ हाथ लग गई, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए थे। उनको ये चीज़ रियलाइजेशन में आई कि जितने साल उन्होंने पढ़ाई करी है इंसेक्ट हार्मोन पे, उसकी वजह से बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी पजल जो है वो सॉल्व हो गई। एंड इट हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए। उसके बाद उन्होंने ये गुत्थी सुलझा ली थी कि कैसे सेल्स जो है वो डीएनए को रीड करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि मेरी ऐसी नाक है, मेरी ऐसी आंख है, मेरा ऐसा मुंह है, मेरी उंगलियों की लेंथ इतनी है, वो कौन डिसाइड करता है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है ना, इन सेल्स के अंदर देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये जैसे हमारी बॉडी का सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ना ये डीएनए होता है, ठीक है, इस टाइप का ये कुछ डीएनए होता है। इस डीएनए के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि इस इंसान की लाइफ कैसी होगी, इसके आईज, ईयर्स, नोज कैसे होंगे, इसकी उंगलियों की लेंथ कितनी होगी, इसके हेयर्स का कलर कैसा होगा, इसकी कितनी हाइट होगी, हर चीज़ डीएनए में होती है। तो जो एब्राइट ने इस केमिकल के, बटरफ्लाई के केमिकल की रिसर्च करी थी और उसका देखा केमिकल स्ट्रक्चर्स एक्सरे फोटो से, तो उन्हें पता चल गया कि कैसे एक्चुअल ह्यूमंस में भी जो सेल्स है वो डीएनए वो कैसे रीड करते हैं। और इसकी वजह से बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री जो है या फिर पजल जो है वो सॉल्व हो जाती है। सो उन्होंने देखा कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है सेल के, और जो कि हेरिडिटी कंट्रोल करता है, और ये कैसे सेल एक फंक्शन करता है, और इससे पता चला कि डीएनए जो है वो हमारी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है ना। अब आगे देखो, देन एब्राइट और उनके रूममेट ने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई, इस थ्योरी के प्लास्टिक मॉडल्स बनाए और उनको शो किया किसी भी तरह पॉसिबल करवा के, और पेपर पे लिखा हर चीज़ के प्रोसेस को। और लोगों को इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हो रहा था ये थ्योरी पढ़ के, क्योंकि उन्हें लगा अरे ये तो एक सिंपल सा बच्चा है जो कि सिर्फ हार्वर्ड से अभी तक ग्रेजुएट ही हुआ है हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, और 1510 बच्चों में से सेकंड क्लास पे आए, तो लोगों को इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं मिल रहा था, है ना। ही देन बिकेम ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो अब ग्रेजुएट स्टूडेंट हो गए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर बन गए थे, और उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करे इस थ्योरी को लेके। इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर उनकी ये थ्योरी प्रूव हो जाती है तो उसकी वजह से हम अपनी लाइफ के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि हर टाइप के कैंसर्स को कैसे कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे कैसे ठीक किया जाता है, कैसे कैसे नई नई डिसीजेस को ट्रीट किया जाता है, अगर उनकी ये जो थ्योरी है वो सॉल्व हो जाती है तो, सही निकलती है तो। सो दिस शोड हाउ रिसर्शन, तो इसकी वजह से उनकी कहानी पढ़ के हमें ये दिखता है कि कैसे जब वो मोनार्क प्यूपा पे रिसर्च करा करते तो किस तरीके से मोनार्क प्यूपा से इंसानों की सेल लाइफ पे आ गए थे, है ना।
अब ही हैड बीन कीन इन साइंस, वो हमेशा से ही साइंस में बहुत इंटरेस्टेड थे। बटरफ्लाई कलेक्शन से उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो मतलब जैसे वो साइंस में इंटरेस्टेड तो थे ही, बट उनके लाइफ में ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ का महत्व खत्म हो गया था। वो दूसरी चीज़ों में भी बहुत अच्छे थे, जैसे कि वो चैंपियन डिबेटर थे, पब्लिक में अच्छे से बोल लेते थे, कैनोइस्ट बहुत अच्छे थे, वो बोट चलाते हैं ना चप्पू से, वो कैनोइस्ट बहुत अच्छे थे, और काफ़ी अच्छे स्पोर्ट पर्सन भी थे, बहुत एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, नेचर को अच्छे से कैप्चर करते थे, और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में भी वो काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ वो बहुत अच्छा स्कोर भी करते थे, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है डिबेट में फोकस किया करते, और वो सोशल स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, है ना। उनके टीचर्स कहते हैं कि पता नहीं ये बच्चा इतने सारे काम तो कर ही लेता है, साथ के साथ वो डिबेट में भी काम करने लग जाते हैं, है ना। और उनके अंदर काफ़ी सारे नए-नए आइडियाज़ जो है वो काम मतलब आने लग जाते हैं। तो उनके टीचर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि कैसे वो रात के 3-4 घंटे सिर्फ डिबेट या फिर पब्लिक स्पीकिंग में भी लगा देते हैं, और उसके पास तो और भी ज़्यादा काम है। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एक बुरे तरीके में नहीं थे एवराइट, वो एक पॉजिटिव तरीके में थे कि जिस भी चीज़ को उन्होंने चुना है वो उसमें काफ़ी अच्छे बने, है ना। सो दैट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा जीत जाते हैं। वो एक कॉम्पिटिटिव थे इन अ पॉजिटिव सेंस की वजह से, और वो जो है अपनी चीज़ में बेस्ट होना चाहते थे। एब्राइट की मदर जो है वो उन्हें माइग्रेशन की बुक ला के दी थी, और जब से उस बुक से ही उनके अंदर वो साइंस की क्यूरियोसिटी जो है वो जागी थी। तो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका एंड वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ये नोट्स चाहिए आपको बढ़िया से, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके फॉलो कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.